बैंकों से लोन लेकर खुद को दिवालिया घोषित कराने के लिए एक मॉडल क्रिएट किया गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उसमें जैसे आपने 10 करोड़ रुपया लोन लिया, आपने कहा अब हमसे नहीं चलेगा, तो उस देखा गया 10 करोड़ में से देखा गया क्या संपत्ति, आखिर में कुल मिला के आपने मान लीजिए उसमें से 8 करोड़ रुपए खा लिए, 2 करोड़ बचे। 2 करोड़ में से किसी तरह सेटलमेंट करके उस पर ठप्पा लगा दिया, उसको कागजी दे दिया, आपको दस्तावेज दे दिए गए, ये लीजिए सरकार का सर्टिफिकेट, अब आप पाक साफ हो गए। तो 8 करोड़ आप खा गए 10 करोड़ में से। यह स्थिति तमाम बैंकों से लिए गए, और ये करोड़ों में नहीं है, अरबों में है। लिस्ट जरा समझने की कोशिश कीजिए। वीडियोकॉन 29,000 करोड़ रुपया लोन, ये एसबीआई से डिफॉल्टर हुए हैं। जयप्रकाश एसोसिएट यानी जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर 22,000 करोड़, आईवीआरएलसीएल 10,107 करोड़, रुचि सोया 4,513 करोड़, उत्तम गलवा स्टील 4,150 करोड़, सोमा इंटरप्राइजेस 1,895 करोड़, एशिया कलर कोटेड इस्पात 3,019 करोड़, बल्लारपुर इंडस्ट्री 6,000 करोड़, एसआर स्टील 37,284 करोड़, भूषण पावर स्टील 37,248 करोड़, एमटेक ऑटो 14,000 करोड़, मोनेटिक इस्पात एनर्जी 12,115 करोड़, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड 10,273 करोड़, एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग 10,065 करोड़, एबीजी शिपयार्ड 6,953 करोड़, ज्योति स्ट्रक्चर पावर ट्रांसमिशन से जुड़ा है 5,165 करोड़। ये क्या लिस्ट हम पढ़ रहे हैं? ये लिस्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका जो सेटलमेंट होगा, उस सेटलमेंट में इन्होंने बैंक से जो पैसा लिया है उसमें बड़ा हिस्सा वो रईसी पर उड़ा चुके होंगे। कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि 2 केसेस हमारे सामने आए। एक केस तो बहुत साफ था, जिसका जिक्र हमने बहुत हल्के तरीके से पिछली बार किया था। यह आलोक इंडस्ट्री का जिक्र था, बड़ा महत्वपूर्ण है। आलोक इंडस्ट्रीज ने 22,075 करोड़ का इस पे डिफॉल्टर के तौर पर है, और रिलायंस ने इसका 37% इक्विटी 5,000 करोड़ में खरीद ली है। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण है कि एसबीआई ने मांगा पैसा आलोक इंडस्ट्री से और कहा हमें 22,000 करोड़ रुपया वापस कीजिए। वो झटके में आ गया, हमने तो लोन लिया, अभी कैसे वापस कर दें। उस समय एसबीआई को संभालने वाली महिला हुआ करती थी, भट्टाचार्य थी कोई, वो उस समय संभाल रही थी, और उन्होंने जब मांग की तो उसके बाद उसके हाथ पांव फूल गए और ये पूरा मामला चला गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। अब वहां पर रिलायंस ने वहां अपने आप को रखा, और कुल मिला के 22,000 करोड़ रुपए जिसके ऊपर लोन है, उस पूरी कंपनी की जो बोली सामने आई वो 13,000 करोड़ में सामने आई। महत्वपूर्ण यह भी नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उस समय जो चेयरमैन एसबीआई की थी वो आज की तारीख में स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर रिलायंस के साथ है। और रिलायंस क्या प्रवोक कर रहा था उस समय, नहीं कर रहा था, ये अलग मसला है, लेकिन एक ये नया तरीका निकल कर आया कि इस देश के भीतर के जो सरकार के कुछ अनुकूल कॉर्पोरेट्स होंगे उनके लिए बैंक काम करेंगे, और बैंक धीरे धीरे जिनको उन्होंने कर्ज दिया हुआ जिन कंपनियों को, उनको उठाकर दायरे में लेकर आएंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, और वहां पर उनकी जो बैंकरप्सी कोर्ट है वो धीरे धीरे बताएगी कि आपके पास तो कुछ बचा नहीं, तो अब आपकी कंपनी बिक रही है, तो आप इतनी कंपनी को इसको बेच दीजिए। सस्ते में उनको दे दिया जाएगा जो सत्ता अनुकूल है, बैंक उसमें बीच का काम कर रहा है, और धीरे धीरे कुछ पैसा आप लेकर उड़ जाएंगे। ये एक प्रोसेस है। मीडिया क्यों नहीं बताएगा? मीडिया इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि वह उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है उस रिपोर्टिंग की। एक दूसरा मामला लैंको का आया है। लैंको इंफ्राटेक लिमिटेड जो है, इसने 44,364 करोड़, सोचिए कितनी बड़ी रकम है, और जो सेटलमेंट की स्थिति अंदरूनी तौर पर आ रही है, आपको जानकर हैरत होगी, जो बिड लगाई जा रही है वो 123 करोड़, 126 करोड़, 129 करोड़। डिफरेंस देखिए क्या है। इतना पैसा कहां चला जाएगा उसके बाद? ना वो बैंक के पास आएगा, वो एक फिर दूसरी कंपनी के पास, दूसरी कंपनी से दूसरी कंपनी को ऐसे ट्रांसफर हो गया। यानी अभी तक जो हम सार्वजनिक उपक्रम में देखते थे वह प्राइवेट सेक्टर में भी खेल है पैरेलल में, और ये सब कुछ चंद हथेलियों में सारी ताकत और सारी पूंजी समेटने की स्थिति है। अगर यह स्थिति है तो इस देश के भीतर कोई भी मुद्दा होगा उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? इसीलिए हमने बात आज जानबूझ के कोरोना वायरस से शुरू की। आपके पास जानकारी क्या आएगी? कोरोना वायरस किससे फैलता है, नहीं फैलता है, कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया है, नेगेटिव हो गया है, आतंकित ना हो दुनिया। सवाल ये नहीं है। सवाल है कि इस देश को चलाने के लिए अलग अलग आयाम जो है उस पर आप स्ट्रेटेजिकली इस देश की गवर्नमेंट क्या कर रही है और उस गवर्नमेंट की सोच क्या कहती है। क्योंकि जब आप इतने मुद्दों से लगातार जूझ रहे हैं तो आपको मौका मिलेगा ही नहीं कि आप ये इस बात का जिक्र करें हम तो देश जोड़ने वाले हैं, वह देश तोड़ने वाले हैं, हमने कहा वंदे मातरम, उन्होंने कुछ। क्या स्थिति है?
इसीलिए जब आप इस क्रोनोलॉजी को समझते हैं तो इसके बेसिक एस्पेक्ट के भीतर आपको 3 चीजें नजर आएंगी। पहली चीज, अगर लोकतंत्र नहीं है तो फोर्थ स्टेट की भूमिका बड़ी हो जाती है, जो गायब नहीं होनी चाहिए। दूसरी स्थिति, अगर फोर्थ स्टेट सक्रिय हो जाएगा तो वह खुद ब खुद लोकतंत्र के उन पायों को भी जिंदा कर देगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी होगा, जिसमें संसद भी होगी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण स्थिति है, जनता अगर जागरूक होगी तो जनता एक प्रेशर ग्रुप से निकलते निकलते उस पॉलिटिकल और सोशल वैक्यूम को भरने की दिशा में खुद ही तैयार हो जाएगी, जहां पर उसके सामने दृष्टि इस देश के लिए होगी। हमने देश को भुला दिया है, हमने देश को उन मुद्दों में झांकना शुरू कर दिया जिन मुद्दों का जो नैरेशन सत्ता करेगी और उस नैरेशन का विस्तार जिस रूप में फोर्थ स्टेट यानी मीडिया करेगा वही आखिरी सच होगा, यानी वही देश होगा। यानी सत्ता के लिए नारे लगाना ही नेशनलिज्म होगा। यह नहीं संभव है, यह खतरे की घंटी है देश के लिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई जानकारी पहुंच ही नहीं पा रही है तो फिर कल आप भी जब एलूफ होंगे, आपके भीतर का भी संकट होगा, उसको बताने की स्थिति में कोई नहीं होगा। तो मीडिया कैसे जागृत होगी, नहीं होगी, किस रूप में जागेगी, किस रूप में करेगी? क्योंकि संकट यह नहीं है कि पूंजी कॉरपोरेट के कब्जे में धीरे धीरे मीडिया चला गया और पूंजी कॉरपोरेट पर धीरे धीरे सरकार का कब्जा हो गया। संकट हमारे सामने उससे बड़ा है कि हर की चीज के पीछे जो मानसिकता होती है, जो आइडियोलॉजी और थिंकिंग चल रही है, उसकी अगर बेसिक्स को भी हम नहीं पकड़ पा रहे हैं और एक लार्ज विजन के साथ विस्तार नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर सूचनाओं का अकाल है, क्रिटिकल होने की परिस्थितियां गायब है। एक क्राइसिस के दौर में हम आ गए हैं और इस क्राइसिस से बचने के लिए मिस्टर एंड मिसेस मीडिया जागेगा कैसे, ये एक सवाल है। इसको जगाएंगे आप कैसे, ये दूसरा सवाल है। और क्या वाकई सरकार नहीं चाहती है कि ये लोग जागे, क्योंकि सरकार एक ऐसे क्राइसिस में है जहां पर उसके पास पैसा तक नहीं है। स्थिति ये आ गई है कि जो सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि अब रिटायरमेंट एज 58 साल कीजिए। उसके पीछे वजह ये नहीं है कि 60 साल से 58 साल करेंगे तो कितनों की सवाल ये है, सरकार समझ रही है कि ऑप्शन नहीं बच रहा। पंजाब में तो लागू कर दिया गया 58 साल रिटायरमेंट एज। तो इन 2 सालों में काम करने वाले जो भी लोग होंगे, जाहिर है वो अपने कैरियर के सबसे पिक पर होंगे, उनके पेमेंट मैक्सिमम होंगे। तो ऐसी स्थिति हम जब रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो आर्टिफिशियल तरीके से ही रोजगार पैदा करें, कुछ लोगों को निकालें, कुछ नए लोगों को रखें। वहां पर अगर 2 लाख मिलता था जो रिटायर हो रहा है, तो यहां कम से कम 50-50 हजार के 4 लोग को तो रख लेंगे, तो कुछ इधर बढ़ जाएगा। ये स्थिति आ गई। दूसरी पैरेलल में स्थिति आ गई, इस देश के भीतर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे थे उनको भी किसी तरीके से ईसीआईस के साथ जोड़ा जाए, यानी डाटा कलेक्शन में उनको जोड़ दिया जाए और ये बताया जाए कि हमने इतना रोजगार दे दिया है। क्योंकि जब पूरा डाटा के साथ खिलवाड़ है तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जीडीपी 4.7% कैसे हो गई, यानी 0.2% बढ़ गई। जबकि इसी दौर में ध्यान दीजिएगा तो हर चीज नीचे है। ऑटो सेक्टर इस दौर में और 12% नीचे चला गया। हमारी महंगाई और ऊपर चली गई। हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, आपको कोई सेक्टर नजर नहीं आएगा जो कि डेवलप हो रहा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर क्यों ना हो। अगर ये स्थिति है तो इसका मतलब है इसकी जानकारी देगा कौन, और यही जानकारी दरअसल आप तक नहीं पहुंच पाती है। और आपके पास जो जानकारी पहुंच पाती है वह सिर्फ इतनी ही भर सूचना है, ये हो गया वो हो गया, और इन दोनों को लेकर प्रधानमंत्री ने यह कह दिया या किसी मंत्री ने यह कह दिया या सरकार ये सोच रही है। अब आपके पास क्या जवाब है? तो आखिर में दोबारा कोरोना वायरस पे लौट चलिए।